तो जब हम अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं तो क्या वो बस एक लॉकर में पड़ा रहता है? बिल्कुल नहीं। बैंक उस पैसे को, हमारे पैसे को लगातार काम पे लगाए रहता है। आज हम यही समझने वाले हैं कि ये कमर्शियल बैंक अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी कैसे बनाता है। मतलब पैसा आता कहाँ से है, उसे किन रूल्स के हिसाब से इन्वेस्ट किया जाता है और आखिर में लगाया कहाँ जाता है। ये पूरा विश्लेषण आपको बैंकों की स्ट्रैटेजी समझने में मदद करेगा। चलिए, इस सीधे से सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर हमारे पैसे का होता क्या है? वो एक जगह शांत नहीं बैठता, बल्कि एक एक्टिव एसेट बन जाता है। बैंक एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेसमैन की तरह हमारे पैसे से और पैसा बनाने के लिए काम करता है। अब सवाल ये है कि कैसे? अच्छा, चलिए जरा गहराई में उतरते हैं। देखिए, किसी भी इन्वेस्टमेंट की कहानी शुरू होती है पूंजी से। इन्वेस्ट करने से पहले बैंक के पास पैसा होना तो चाहिए, है ना? तो पहले सेक्शन में हम यही समझेंगे कि बैंक अपने फंड्स यानी अपनी पूंजी कहाँ से इकट्ठी करता है। बैंक के बिजनेस मॉडल को समझने का सबसे आसान तरीका है उसे एक ऐसी दुकान की तरह देखना जो पैसा खरीदती है और पैसा बेचती है। गिट्सबर्ग ने इसे एकदम सटीक कहा था, बैंक पैसों का एक व्यापारी है। मतलब बैंक सस्ते में पैसा खरीदता है, जैसे हमारे सेविंग अकाउंट्स पर हमें 3-4% ब्याज देकर, और फिर उसे महंगा बेचता है, जैसे किसी को 9-10% पर कार लोन देकर। और जो बीच का अंतर है वही बैंक का मुनाफा है। गिट्सबर्ग का ये कोड बैंकिंग के फंडामेंटल्स को समझने के लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, फाइनेंस से जुड़े एग्जाम्स में भी इसका जिक्र होता है। तो बैंक की जो पूंजी है वो मेनली दो जगह से आती है। पहला है इंटरनल फंड्स, मतलब बैंक का अपना पैसा। इसमें शामिल है शेयर बेचकर जुटाई गई शेयर कैपिटल और मुनाफे से थोड़ा थोड़ा करके बनाया गया रिजर्व फंड। और दूसरा है एक्सटर्नल फंड्स, जो कि पब्लिक का पैसा है, जैसे हमारे डिपॉजिट्स, या फिर जब एचडीएफसी जैसा कोई बैंक आरबीआई या किसी दूसरे बैंक से उधार लेता है। अब देखिए, कानून ये पक्का करता है कि बैंक के पास एक मजबूत फाइनेंशियल कुशन हो। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 12 कहता है कि पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का कम से कम 50% होना ही चाहिए। आसान भाषा में, सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो अमाउंट है जो शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट करने का वादा किया है, और पेड अप कैपिटल वो है जो उन्होंने असल में पे कर दिया है। आरबीआई ये पक्का करता है कि वादे और असलियत में ज्यादा फर्क न हो। साथ ही सेक्शन 17 कहता है कि हर बैंक को अपने नेट प्रॉफिट का कम से कम 20% रिजर्व फंड में डालना ही होगा। ये सेक्शंस और ये परसेंटेजेस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हैं। और अब आता है बैंकिंग का सबसे दिलचस्प कॉन्सेप्ट, क्रेडिट क्रिएशन। बैंक असल में पैसा बना सकता है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मान लीजिए आपने एसबीआई में 100 रुपए जमा किए। आरबीआई के नियम के हिसाब से बैंक उसका 5% यानी 5 रुपए कैश रिजर्व के तौर पर रख लेगा। बाकी बचे 95 रुपए वो किसी को लोन दे देगा। अब जिसे लोन मिला वो उसे खर्च करेगा, और वो पैसा घूमकर फिर किसी और के अकाउंट में बैंक में ही जमा हो जाएगा। अब बैंक इस 95 रुपए का 5% रखकर बाकी फिर से लोन दे सकता है, और ये साइकिल चलता रहता है। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। इनिशियल डिपॉजिट को 1/CRR से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर CRR 5% है तो आपके 100 रुपए के डिपॉजिट से बैंकिंग सिस्टम में 2000 रुपए तक का क्रेडिट बन सकता है। इसी को कहते हैं मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। ठीक है, तो अब बैंक के पास पैसा आ गया है, लेकिन वो इसे आंखें बंद करके कहीं भी नहीं लगा सकता। इन्वेस्ट करने से पहले बैंकों को 10 सुनहरे नियमों का एक सेट, एक प्लेबुक की तरह फॉलो करना पड़ता है। चलिए देखते हैं ये नियम क्या है। पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है फंड्स की सुरक्षा। एक कहावत है ना, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। बैंक को भी अपना सारा पैसा कभी एक इंसान, एक इंडस्ट्री या एक ही सेक्टर में नहीं लगाना चाहिए। 2008 में अमेरिका का लेमन ब्रदर्स बैंक इसीलिए डूबा था क्योंकि उन्होंने सेफ्टी को नजरअंदाज करके बहुत ज्यादा रिस्की हाउसिंग लोन बांट दिए थे। ये सुरक्षा सिद्धांत का सीधा सीधा उल्लंघन था। तो हमेशा याद रखिए, बैंकिंग में प्रॉफिट बाद में आता है, सेफ्टी पहले। अब हर बैंक के सामने एक बड़ी चुनौती होती है, लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच बैलेंस बनाना। लिक्विडिटी का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट को कितनी जल्दी कैश में बदला जा सकता है, ताकि जब भी कोई कस्टमर पैसा मांगने आए, बैंक उसे दे सके। वहीं प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब है इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कमाना। मुश्किल ये है कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन जैसे हैं। अगर बैंक ज्यादा कैश हाथ में रखेगा तो मुनाफा नहीं होगा, और अगर सारा पैसा मुनाफे के लिए लगा देगा तो जरूरत पड़ने पर कैश की कमी हो जाएगी।
टनन का ये फेमस कोट लिक्विड और इललिक्विड एसेट्स के बीच का फर्क बहुत अच्छे से बताता है। एक बिल ऑफ एक्सचेंज एक शॉर्ट टर्म पेपर है जिसे 90 दिनों में कैश किया जा सकता है, इसलिए ये बहुत लिक्विड है। दूसरी तरफ किसी प्रॉपर्टी पर मॉर्गेज एक लॉन्ग टर्म एसेट है, आप उसे रातों रात बेचकर कैश नहीं बना सकते, इसलिए वो इललिक्विड है। बाकी के सिद्धांत भी उतने ही जरूरी हैं। चौथा सिद्धांत है डाइवर्सिफिकेशन, यानी रिस्क को अलग अलग इंडस्ट्रीज और एसेट्स में फैलाना। पांचवा है मार्केटेबिलिटी, मतलब ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करना जिन्हें आसानी से बेचा जा सके, जैसे सरकारी बॉन्ड। आठवां है प्रोडक्टिविटी, यानी उन सेक्टर्स को लोन देना जिनसे इकोनॉमी को बूस्ट मिले, जैसे मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर। और 10वां है नेशनल इंटरेस्ट। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, यानी PSL नियम, जिसके तहत बैंकों को अपने टोटल लोन का 40% खेती, छोटे बिजनेस और एजुकेशन जैसे जरूरी सेक्टर्स को देना ही पड़ता है। तो इन सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए बैंक अपने फंड्स को असल में लगाता कहाँ है? इसे हम दो मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। नॉन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स, जो जरूरी तो है पर कमाते नहीं, और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स, जो बैंक के लिए इनकम जनरेट करते हैं। आइए देखते हैं कि बैंक इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनाता है। पहला नॉन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है कैश रिजर्व, जिसे हम CRR भी कहते हैं। ये वो पैसा है जो बैंक को RBI के पास कैश के रूप में रखना होता है और इस पर बैंक को कोई ब्याज नहीं मिलता। RBI एक्ट 1934 का सेक्शन 42 ये तय करता है कि CRR कितना होगा। ये टाइमलाइन दिखाती है कि CRR समय के साथ कैसे बदला है। 1991 में महंगाई को काबू करने के लिए ये 15% के पीक पर था और कोविड-19 के दौरान इकोनॉमी में लिक्विडिटी डालने के लिए RBI ने इसे घटाकर 3% कर दिया था। ये दिखाता है कि RBI इसे एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल की तरह कैसे इस्तेमाल करता है। दूसरा नॉन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है डेड स्टॉक। ये उन एसेट्स को कहते हैं जो बैंक के ऑपरेशन के लिए जरूरी तो हैं पर सीधे सीधे इनकम नहीं कमाते। पहले के जमाने में इसमें बैंक की बिल्डिंग, फर्नीचर और लॉकर शामिल थे, लेकिन आज के डिजिटल दौर में डेड स्टॉक का मतलब कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर, हजारों ATM मशीनें और हैकर से बचाने वाले साइबर सिक्योरिटी सिस्टम भी हैं। इनके बिना आज कोई भी बैंक काम ही नहीं कर सकता। चलिए अब पोर्टफोलियो के उस हिस्से पर चलते हैं जहां से असली मुनाफा आता है। ये है बैंक का इन्वेस्टमेंट टूल किट, जिसमें वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल बैंक इनकम जनरेट करने के लिए करता है। सबसे लिक्विड प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स में से एक है मनी एट कॉल। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म लोन है जो एक बैंक दूसरे बैंक को 1 से 15 दिनों के लिए देता है ताकि वो अपनी टेम्पररी कैश की कमी को पूरा कर सके। ये कैश के बाद दूसरा सबसे लिक्विड एसेट माना जाता है। दूसरा है बिल डिस्काउंटिंग। इसमें बैंक किसी कंपनी के बिल को उसकी मैच्योरिटी वैल्यू से कम कीमत पर खरीदता है और मैच्योरिटी पर पूरी रकम ले लेता है। जो बीच का फर्क है वही उसका मुनाफा होता है। आजकल ये प्रोसेस TRADS जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की वजह से बहुत तेज हो गया है। लेकिन बैंक का असली प्रॉफिट इंजन है लोन्स एंड एडवांसेस। ये बैंक का सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाला इन्वेस्टमेंट है। बैंक लोगों को, फर्म्स को और इंडस्ट्रीज को कई तरह के लोन देता है, जैसे कैश, क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट, और उन पर ब्याज कमाता है। यही SBI, HDFC या किसी भी बैंक की कमाई का मेन सोर्स है। लेकिन जहां सबसे ज्यादा मुनाफा होता है वहां सबसे बड़ा रिस्क भी होता है। लोन के साथ जुड़ा सबसे बड़ा खतरा है NPA, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जब कोई लोन 90 दिनों तक वापस नहीं आता तो वो NPA बन जाता है। भारत ने 2015 से 2019 के बीच एक बड़ा NPA संकट देखा। ये एक सीधी चेतावनी है जो हमें वापस प्रिंसिपल नंबर 1 पर ले जाती है। ये दिखाता है कि जब सेफ्टी के प्रिंसिपल को नज़रअंदाज किया जाता है तो प्रॉफिट का सबसे बड़ा इंजन भी सबसे बड़ा रिस्क बन सकता है। तो हमने एक बैंक के इन्वेस्टमेंट ब्लूप्रिंट को समझ लिया। अब इस विश्लेषण के आखिर में चलिए एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं ताकि सभी जरूरी पॉइंट्स याद रह जाएं, खासकर अगर आप इस सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं तो। अगर इस पूरे विश्लेषण से सिर्फ एक बात याद रखनी है तो वो ये है, एक अच्छा बैंक हमेशा सेफ्टी, लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच एक बहुत नाजुक सा बैलेंस बनाकर रखता है। अगर इनमें से किसी एक को भी इग्नोर किया जाता है तो बैंक की नींव कमजोर पड़ सकती है। यही है बैंकिंग का गोल्डन रूल। और आखिर में ये रही आपकी क्विक रिवीजन टेबल। यहाँ हमने सभी जरूरी फैक्ट्स, लीगल सेक्शंस और मेन कॉन्सेप्ट्स को एक साथ रख दिया है। आप स्क्रीन को यहाँ पॉज करके इन सभी पॉइंट्स को रिवाइज कर सकते हैं।
गिसबर्ड के कोड से लेकर एनपीए संकट के सालों तक ये टेबल आपकी तैयारी के लिए परफेक्ट है। याद रखिए, ये सिद्धांत सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए भी है कि हमारा फाइनेंशियल सिस्टम और हमारा पैसा कैसे